अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के MCQs के लेक्चर वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की MCQs करा चुका हूँ और मैं समझाने पे तवज्जो दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं इसकी की बुक बनवा दूँ कि भाई ये देखें ये इसके आंसर हैं। और जिनके पास बुक है वो जानते हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप बुक का आखिरी पेज देखें, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली MCQs है, नोट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा काइंडली, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। इसमें पहले MCQs में कह रहा है बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल यानी बोहर थ्योरी इनमें से किस पर नहीं लगेगी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए बोहर थ्योरी किस पे लगती है। बोहर थ्योरी हर उस चीज़ पे लगती है, एप्लीकेबल होती है बोहर थ्योरी टू स्पीशीज़ हैविंग ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है। इस बात को नोट कर लेंगे तो अब आप खुद पहुंच जाएंगे। अब पहला ऑप्शन दिया उन्होंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम और ऊपर लिखा हुआ है +1। इसका मतलब है कि इसने 2 में से अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास एक बच गया। ठीक है। इसके बाद जो है उसने चौथा ऑप्शन दिया है लिथियम +2। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 में से 2 चला गया, इसके पास भी 1 बचा। और आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस। अब हाइड्रोजन प्लस लिख दे, चाहे हाइड्रोजन माइनस लिख दे। अब इसका 1 प्लस का मतलब हो जाएगा 1 - 1 0। और अगर कभी H माइनस लिख दे तो 1 + 1 2, क्योंकि माइनस लेके गेन करके बनता है और प्लस लॉस करके बनता है। देने वाला प्लस कैटायन, लेने वाला माइनस एनायन। तो इससे इसका ऑप्शन हो गया जनाब ऑप्शन बी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसके ऊपर बहुत थ्योरी नहीं लग सकती। समझे आप किस तरह हो गया। तो अब इसी तरह जो है चेंज कर दे, और वो जैसे अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 दे दिए। इसी तरह जो है ऐसा एलिमेंट सोचे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बेरिलियम, इसके पास 4 हैं और वो कह देगा भाई +2 +3। तो अब इसमें जो है 4 में से 3 माइनस करें 1। कहानी समझ में आ गई। तो इसको सही से नोट कर लीजिएगा कि नॉट एप्लीकेबल हाइड्रोजन हुआ तो, लेकिन कैसे। अगले पे आ जाए नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कह रहे हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 है। और ये नहीं है जो एक स्टूडेंट या एक कॉमन बच्चा जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि 1s2 2s2 और 2px2 और 2py1। अब इसमें एक रूल होता है, ये मैं आपको बता दूं कि वो ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं जो हाफ फील्ड हों। जो हाफ फील्ड होंगे ऑर्बिटल्स वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होंगे बनिस्बत उनके जो इनकम्प्लीटली फील्ड हो, इस तरह। तो अब ये बताया था हुंड्स ने, क्योंकि अब इसमें आप गौर से देखें px में 2 होने चाहिए, 2 का 1 आधा, क्योंकि हर p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2-2 है। तो इस तरह p जो टोटल आता है वो आ जाता है 6। तो 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1। जबकि यहाँ देखें ये पूरा भर गया और इसमें 2pz खाली रह गया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हुंड्स रूल के मुताबिक दुरुस्त कन्फिग्रेशन है, जो कि ऑप्शन है सी, हुंड्स रूल। बाकी बताया था कि ऑफ-बू प्रिंसिपल कब ऑप्शन आता, अगर तरतीब मांगता हो, तरतीब कि 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा। तरतीब बताने वाला जो रूल है या प्रिंसिपल है वो ऑफ-बू है। पॉलीज रूल जो है, जिसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये उस वक्त लगता है जब
क्वांटम नंबर का जिक्र करो सवाल में, ठीक है जी। और N+L रूल और ऑफबू रूल ये एक जैसी जगह पे लगते हैं। जहाँ ऑफबू प्रिंसिपल लगेगा वहाँ N+L, क्योंकि ये दोनों तरतीब बताते हैं असेंडिंग ऑर्डर एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के साथ। अगला जो याद किया वही आ गया कि क्वांटम नंबर की MCQs आ गई कि क्वांटम नंबर के बारे में MCQs बताएं। अब तीसरी MCQs में कह रहा है कि किस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू ये होगी, किस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू ये होगी, क्या होगी भाई? ऑर्बिटल कौन सा है? 3s। अब इसकी 100 MCQs बन सकती हैं, सही से नोट कीजिएगा। जो लेफ्ट पे गिनती लिखी होती है ना, जैसे अब ये लिखा हुआ है 3, कभी लिखा हो 4p, कभी लिखा हो 5d, तो ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये हो गया n, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं n, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये जो s लिखा हुआ है इसका l हो जाएगा 0, p जो लिखा हुआ है इसका l हो जाएगा 1, d जो लिखा हुआ है इसका l हो जाएगा 2, और कभी लिखा हो 4f मिसाल के तौर पे तो l हो गया इसका 3, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्लस करना है। अब 3s पूछा ना उसने, तो 3 + 0 करें यानी l+l, n+l, तो क्या हो गया 3 + 0 3, ठीक है। अब यानी कि आपको ढूंढना है कि किसके जगह पे लिखा हुआ है n की वैल्यू 3। अब n की वैल्यू 3 यहाँ भी लिखी हुई है और यहाँ भी। अब l डिसाइड कराएगा, s ऑर्बिटल है ना, तो s ऑर्बिटल का l 0 होता है। इस बुनियाद पर इसका ऑप्शन ये वाला हो गया कि n 3 हो और l जो है वो 0। लेकिन ये रटिएगा नहीं, इसकी बहुत सारी MCQs हो गई कि 3 और l 1 कब होता, तो L1 जो है किसका होता है? P का, तो इसका कहोगे ये 3p का होता है, ये वाला है आंसर, ठीक है। n 0 तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत खबर है, यानी ऑर्बिट होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे भाई? घर होगा ही नहीं, ज़मीन होगी नहीं, तो समझ में आई बात? ये बात। इसी तरह 1 और 0, तो ये हो गया 1s। गेम समझ आई? तो ये देखें अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो एक आधा मिनट एक MCQs में लगे तो बुरा सौदा नहीं है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने एक डेरिवेशन आप लोगों को कराई थी, इसका लेक्चर भी अवेलेबल है Rn करके। Rn की एक डेरिवेशन आती है a0 n²/z। अब z तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, इसको हटा दें, क्या बचा अब a0 n²। सही, इस a0 की वैल्यू आप याद कर लें 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और n 1 2 3 करके चलाते हैं, कैलकुलेटर में डालें। अब इसने किसका पूछा? फर्स्ट ऑर्बिट का। फर्स्ट ऑर्बिट का n हो गया 1, सही है। इसको अब मैं 1 के ही स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा? यही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0.529 ऑप्शन में ढूंढे भाई, ये 529, ये 5.29 है, इसको हो गया जनाब ये 0.529 वाला एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन अब रटिएगा नहीं, साइड पे लिखें जल्दी जल्दी। सेकेंड ऑर्बिट का पूछ लेता तो R2 हो जाता 0.529 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, सही है, जो कि मेरी याददाश्त के मुताबिक और कैलकुलेटर के मुताबिक है ये। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट का पूछ लेता तो R3 हो जाता 0.529 के साथ 3 का स्क्वायर यानी 9 को मल्टीप्लाई करते आप इससे 9 को, तो मेरी याददाश्त या दिमाग के मुताबिक हो जाता 4.61 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह भैया आप खेल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी ये स्टैंडर्ड हो गया रेफरेंस। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते जाएँ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस ऑर्बिट का ही पूछे माशाल्लाह आप निकाल सकते हैं। यानी गौर के ये चारों MCQ समझने की थी, रटने की नहीं थी। पांचवी आप रट भी सकते हो। देखिए थ्योरी की आ गई, थ्योरी वाली आ जाए तो आप याद करें बिस्मिल्लाह। लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ इस्तेमाल होता है? एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। अब ढूंढें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, यानी ये समझे कि एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट का काम करता है ये। यानी जिस जिस एलिमेंट का एक ख़ास लाइंस वाले स्पेक्ट्रा बनेगा उसका ये फिंगरप्रिंट जैसे इंसानों का होता है तय होता जाएगा कि ये सोडियम का एलिमेंट का एटम का वेपर था, ये पोटेशियम का था, ये कैल्शियम का था, ये मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो ये याद भी कर सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम से ना कलर आते हैं, ना इलेक्ट्रॉन, ना मॉलिक्यूल, इससे आता है सीधा सीधा एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट्स।
अगली एमसीक्यूज भी थ्योरेटिकल है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक दो उसमें इजाफी भी बता दूंगा मैं आपको। वो ये है कि जेम्स चैडविक ने क्या किया था। जेम्स चैडविक ने क्या किया था। अब आप कहें भाई जो भी किया था हम क्या करें। गुड आंसर। आप पढ़ रहे कहेंगे हमने क्या किया था, हम कहें हम पढ़ रहे हैं, सही है। चले वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, देखें इधर कह रहे हैं जेम्स चैडविक ने क्या किया जिसकी बुनियाद पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। लेकिन अब मैं आपको इसके साथ ही साथ बता दूं, प्रोटॉन पूछ लेता यानी ऊपर चैडविक के नाम के बदले कुछ और होता, तो प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था, सही है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर ने किया था, अभी पिछली एमसीक्यूज में बता ही दिया, उसको बोहर रेडियस कहते हैं। हाइड्रोजन एटम का रेडियस बोहर ने मालूम किया था, सही हो गया भाई। और रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बहुत सारे लोगों ने दिए, इस पे नाम एक नहीं आ सकता। पॉली ने भी दिया है, हंड्स ने भी दिया है, विस्वेसर ने भी दिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये वाला जो है नहीं हो सकता, बाकी का पता होना चाहिए। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नाम से नहीं चलती है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो क्रुक्स और जे थॉमसन का है। अगर इलेक्ट्रॉन का भी पूछ लें, सबसे ज़्यादा काम उस पर जे थॉमसन ने किया है और डब्ल्यू क्रुक्स ने, तो इसीलिए ये पूछा नहीं जाता जिसमें इख्तिलाफ हो कि दो तीन लोगों ने मिलकर काम किया है, सही है। तो ये एमसीक्यूज याद की जा सकती है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। 4d ऑर्बिटल भर जाए तो उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है, इसका जवाब आपको ऑफ-बू प्रिंसिपल मिल जाएगा, क्योंकि उसने आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का उसूल बताया था। ऑफ-बू प्रिंसिपल या n+l रूल, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन ऑर्बिटल्स बताई है तरतीबवार। इसका एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर उसको फॉलो करेंगे तो हमेशा आप कर लेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, यानी कि अगर ये इम्तिहान में आ जाए ना, आप जल्दी से ये रसगुल्ले बना लीजिएगा और कर लीजिएगा, आप खुद भी माशाल्लाह करने की पोजीशन में आ जाएंगे। भूख लग रही है रसगुल्ले बोल के, तो मीठा मीठा खाएं और अच्छा अच्छा रिजल्ट आए माशाल्लाह से, सब खिलाएंगे आपको मिठाई। इसकी तरतीब ये होती है, ये 1s में जाएगा पहले, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, उससे होता है 3s में। ये बहुत काम की कॉन्फ़िगरेशन का उसूल बता रहा हूँ, इसको संभाल लें। इसका वैसे लेक्चर भी मेरा अवेलेबल है, अगर चाहेंगे तो उसमें भी चले जाए। अब ये अगर समझ में आ गया तो कोई भी पूछे वो आपको, इंशाल्लाह आप नहीं फंसेंगे। अब उसने पूछा था 4d के बाद, अब देखिए 4d के बाद तीर किस में जा रहा है, एरो किस में जा रहा है, 4d के बाद जा रहा है 5p, देखा ना, नकल ना आसरा ना कुछ, अपनी मेहनत से आपने कहा 5p में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4d को बदलेगा, आप फंस रहे हैं ना, देखा ये वो कह रहा है 3p के बाद किस में जाएगा, फर्स्ट तो यहाँ पे 3p कर देता, तो 3p के बाद देखिए 4s में गया। खेलना समझ में आ रहा है। इसी तरह वो कह दे 5p के बाद किस में जाएगा, तो देखा हम नज़र आ रहा है 6s में जाएगा। तो ये जो लेवल्स है ना ये बनाने, और एरो यूँ इंक्लाइंड स्लैंटिंग बनाइएगा तो आपको खुद ही वो एरो ले जाएगा कि मेरे बाद ये एलिमेंट ये ऑर्बिटल भरेगा, फिर ये ऑर्बिटल भरेगा एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं मज़ेदार एमसीक्यूज़ भी होती हैं अंडरस्टैंडिंग की सूरत में, वरना कहेंगे भाई इसकी आंसर की है बुक में, सर छपवाएँ। मैं कहूँगा छपवाना है तो क्यों मैं ये कर रहा हूँ लेक्चर, आप बुक खोलें, पीछे का ABCD करके याद करें, और फिर बाद में कहें कि बदल के आ गई तो हम परेशान। क्योंकि देख लें वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू सारी एक्सरसाइज में से है, कोई गारंटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले ये आपको बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो। आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो अल्टीमेटली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन से होती है। सही कहा भाई।
अब आपको सिर्फ इसमें यही पकड़ना है कि किसके दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है पेयर में। अब सोडियम प्लस और नियॉन, अब जो बोल रहा हूँ करिएगा। सोडियम आयन है तो 11 में से 1 गया, 10 बचे। सही है जी। नियॉन के पास 10 है। अब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, 10-10 बराबर, ठीक है। सोडियम प्लस, तो ये तो अभी पीछे कर चुके हैं, इसके पास जो है 10 हो गए। फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन का 9 होता है तो 9 + 1 10 हो गए, तो ये भी सेम हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम के पास 11, कैल्शियम के पास 20, ये आ गया ऑप्शन। ये ऑप्शन आ गया, सीखें। लेकिन इसका उल्टा कर सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कभी सारे हो रहे होंगे तो ऑल ऑफ दीज में चला जाएगा, सारे हो जाएंगे तो ऑल ऑफ दीज में। जैसे कि हम ये 11 - 1 10, मैग्नीशियम का 2 है तो 12 - 2 10। अब देखिए ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। अब इससे आप में से कुछ स्टूडेंट सोचे सर हमें एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। बेटा ये इतने कॉमन एलिमेंट है, फर्स्ट ईयर में हमें ये तो आने चाहिए कि सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, कॉमन एलिमेंट्स। हाँ नियॉन एक थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका तरीका तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये नोबेल गैसेज हैं, ये याद कर लें। कितनी मेहनत लग रही है कि नियॉन का 10 है, हीलियम का 2 होता है, आर्गॉन का 18 होता है। देखें, कोशिश करें बेटा। तो आंसर तो हो गया सोडियम कैल्शियम, लेकिन ये बदल भी सकता है, यानी कोई और दे दे और आप कहेंगे भाई हमें तो इसके एटॉमिक नंबर ही याद नहीं थे। एटॉमिक नंबर से जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 MCQs रह गई बेटा, लेकिन मैं चैप्टर 4 भी आज ही कराऊंगा, तो थोड़ा मेरे साथ हिम्मत कर लीजिएगा जिनको ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है। 2 चैप्टर वाइंड अप करूँगा ताकि आप कहें कि चलो एक ही जगह में 2 चैप्टर की MCQs आ गई। बामर सीरीज़ कहाँ पे अपीयर होती है? बामर सीरीज़, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से 1 में आ जाए, किसी भी हायर से 2 में आ जाए, किसी भी हायर से 3 में आ जाए, किसी भी हायर में 4 में आ जाए, किसी भी हायर से 5 में आ जाए, कहाँ भाई 1 2 3 5 ऑर्बिट नंबर, यानी ये इसका n हो गया कि ग्राउंड लेवल में वो कहाँ पे आ रहा है। 1 पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज़, 2 पे आ रहा है तो बामर सीरीज़। अब उसने बामर पूछा तो हायर से वो आ जाए लोअर में सेकंड पे, ऑप्शन तो फॉरन हो गया, लेकिन कभी वो थर्ड ऑर्बिट बोल देता, फर्स्ट ऑर्बिट बोल देता। तो अब थर्ड वाला क्या हुआ, अगर पूछता पास्टन फिट आ जाएगा इस पर, ठीक है। फिफ्थ पूछता तो पी फंड फिट आ जाएगा, और फोर्थ पूछ रहा है तो ब्रैकेट फिट आ जाएगा। गेम सीख रहे हैं ये चीज़। देखिए अब एक MCQ की, लेकिन 4 MCQ आपके पास आ गई माशाल्लाह से। द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L = 0, L को कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी पीछे आ चुका है लेकिन उस वक्त नाम नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। N को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब इसके भी एक चीज़ बता दूं, अगर L 0 हो तो S ऑर्बिटल है और शेप इसका स्फेरिकल है, ठीक हो गया। L अगर 1 हो तो P ऑर्बिटल है, शेप इसका डम्बेल है, ठीक हो गया। डम्बेल डुगडुगी होती है ना मंकी मैन के पास। L 2 हो गया तो ये D ऑर्बिटल है, D डबल डम्बेल है, डबल डम्बेल, सही है भाई। और अगर L 3 हो तो F ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल का डिसाइडेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो अभी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखें कैसा जल्दी हुआ। L 0 क्या है, पहले पकड़े S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल का सर ने क्या बताया, स्फेरिकल, तो ऑप्शन तो A आ गया। लेकिन डबल डम्बेल किसका होता, अगर वहाँ पे L = 2 लिखता। डम्बेल किसका होता, अगर वो L = 1 लिखता। और कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये जो क्रॉस है इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स, यानी तय नहीं है अभी तक कि इसको कोई शक्ल दे, नाम दे। तो होप कि आपको अच्छा लगा, लेकिन जाइएगा नहीं भाई चैप्टर 4 की MCQs। 10 मिनट और शायद या तो 12 मिनट, लेकिन फ़ायदा हो रहा है तो ये काम की बात है। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गैसियस स्टेट मैटर 1, गैसियस स्टेट मैटर 1, ठीक है जी, ये पहुंच गए हम बराबर। अब गैसियस स्टेट में थोड़ा आपको चेंज और अपना स्विच लगाना होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा थी, मैथ्स कम थी, तो इसमें MCQs आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल मिल सकती हैं। फिर भी कोशिश करूँगा जो मैथ्स वाली है उसमें आपको ऑप्शंस दे दूँ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन,
ग्राहम लॉ के मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस का नाम दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशो, तो इसका भी एक फार्मूला बता देता हूँ, उससे आप कोई भी गैस का रेशो निकाल सकते हैं। R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। M1 M2 का मतलब होगा मोलर मास, R का मतलब होगा रेट या रेशो ऑफ डिफ्यूजन, सही है। अब इसमें आपको करना क्या, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मांगा ना उसने, तो भारी गैस को, हैवियर को आप यहाँ लीजिएगा न्यूमरेटर में ऊपर, और लाइटर गैस जो हल्की होगी उसको लीजिएगा नीचे। तो अब ऑक्सीजन का होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 2। सर ये याद करना पड़ेगा, हाँ बेटा कॉमन एलिमेंट्स है उसके मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ मोलर मास है, तो ये आ गया अल्लाह भला करे आप लोगों का 16/1 कट के, तो इसका मतलब है 4:1। ढूंढिए ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन 4:1। अब ये पता चल रहा है मैं क्यों टाइम ज़ाया किया आपका। अब गैस का नाम बदल दे तो, गैस का नाम बदल दे तो आप क्या करेंगे, जैसे वो कहते हैं CH4 मीथेन एंड SO2। अब करूँ इसका जल्दी से, SO2 का ऊपर रखें रूट के अंदर रफ में 64, और मीथेन का 12 और 4 16 रखें, कितना आया भाई, कैंसिल होकर 4/1, ये तो आगे 2:1। देखिए इसका ये आ गया 2:1। खेलेंगे तो जीतेंगे भाई, समझ रहे ये चीज़, तो ये बदल के देखें 2:1 एक आंसर भी है, पता चला इन दो गैस का हो गया SO2 और CH4। इंटरेस्ट है बेटा पढ़ाई में, फ़ायदा आप ही का है। आगे कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ गैस। अच्छा अब देखिए ये थ्योरी है, थ्योरी याद करें पक्की। गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करना एक्वियस टेंशन या वेपर प्रेशर के साथ, वो डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन होती है, ये पक्की याद कर लें, डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशन होती है। लेकिन अब बता देता हूँ क्या क्या किसकी एप्लीकेशन है। ग्राहम लॉ की एप्लीकेशन रिलेटिव मोलर मासेस निकालना या डिफ्यूजन और इफ्यूजन का रेट निकालना है, सही है, रेट या रेशो। इसका अगर कहीं पूछेंगे कि ये लॉ क्या करता है, गे-लुसेक्स लॉ, ये चैप्टर नंबर 1 है, गे-लुसेक्स लॉ, ये मोल और मोल के साथ वॉल्यूम रिलेशन बताता है। जैसे स्टेशियोमेट्री थी ना, मास 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 वॉल्यूम गे-लुसेक्स बताता है। एवोगैड्रोस लॉ रिलेटिव मोलर मासेस बताता है, रिलेटिव मोलर मासेस, यानी कि एक गैस का मेरे पास मास हो और एक का ना हो, तो इस लॉ को अप्लाई करके रिलेटिव मोलर मास निकाल सकते हैं। अब 1 मिनट लग गया तो चारों ऑप्शन पॉसिबल आंसर है, उसका सवाल क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारे लेक्चर में। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। अब इसका जवाब है ये। सर ये आपने रटवा दिया, रटवाया थोड़ी बेटा, मैक्सिमम मांग रहा है, तो इसके लिए आप जेब से निकालें फॉर्मूला PV/NRT, ठीक है, निकाल लिया। N साइलेंट कर दें क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो 1 मोल का हो और R कांस्टेंट है। अब ज़रा खेलें मेरे साथ खुद ही, वो ऑप्शन ढूंढें जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो। ये चैप्टर 1 में भी मैंने MCQ सिखाई थी, रिवीजन आ रहा है ये, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो और डिनोमिनेटर कम होगा तो रिलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें 0 डिग्री 25 से कम है, 0 डिग्री 25 से कम है। अब 50-50 फंसा, 25-25, तो ऐसे में आप प्रेशर की तरफ जाएंगे। प्रेशर 1 कम है और प्रेशर 2 ज़्यादा है, कुछ समझे। यानी अब इसमें अगर वो मिनिमम वाला पूछता कि मिनिमम कहाँ होगा, तो इस एरो को उल्टा कर लें, जिसका टेम्परेचर कम होता और प्रेशर ज़्यादा होता। मिनिमम में क्या होता, जिसका टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। ढूंढे जल्दी से, टेम्परेचर कम से कम, अब 0 में फंस गया, लेकिन प्रेशर ज़्यादा किस में, 1 में या 2 में, यानी ये वाले का आंसर बी आ जाता है। खेलना आ रहा है, देखिए इंटरेस्ट देंगे तो बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। और ए और A1 वाले बच्चे आप लोग माशाल्लाह हैं, तब तो बात ही ख़त्म हो गई कि सर पढ़ा रहे हैं यार, ये तो सर पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बचे हैं ऐसे टीचर भी भाई जो पढ़ाएं। चले भाई 3-4 MCQ हैं, थोड़ी सी हिम्मत और। डिफ्यूजन रेट 2 गैसेस का एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाईजान।
C3H8। अच्छा, ये आप सोचोगे मैं दोबारा से लिख क्यों रहा हूँ, थोड़ा ब्लर अगर आ रहा है तो उसके लिए आपको क्लियर हो जाए इसलिए कि C3H8 प्रोपेन गैस है, ठीक है जनाब, मालूमात होनी चाहिए आपके पास। ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो पता ही होगा। अब प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सेम क्यों है, क्योंकि अब आप दोनों का जल्दी से निकालें मोलर मास, 3 12 कार्बन का एक का 12 होता है और 8 1 तो ये हो गया भाई 36 + 8 44, और इसका 12 कार्बन का एक और प्लस ऑक्सीजन के 16 का 2, तो 32 + 12 क्या हो गया, यानी 44 = 44 आ गया। ये क्या हुआ, यही तो बताना था, ये आ गया इसका सी ऑप्शन, बोथ हैव सेम मोलर मास। साइड पे लिख लें थ्योरी, कभी भी अगर दो गैसेस के मोलर मास या डेंसिटीज सेम होंगी, डेंसिटीज़ भी हो सकता है क्योंकि डेंसिटी भी जब सेम होती है तो भी वो ग्राहम लॉ लगवाता है, यूँ ऐसा हो, अगर डेंसिटी सेम हो जाएगी तो भी, यानी ऑप्शन में ये वाला होते ही ना लिखा होता है बोथ हैव सेम डेंसिटी तो भी उस ऑप्शन पे जाता है, बोथ हैव सेम मोलर मास भी लिखा होता है और बोथ हैव सेम डेंसिटी तो बोथ ऑफ दीज या बोथ बी एंड सी ऐसा भी होता है। नोट कर रहे हैं ना भाई, दैट्स ग्रेट। किसी गैस का थ्योरेटिकल ज़ीरो कहाँ होता है, ये तो चार्ज लो अगर आपने पढ़ा है, ये मुझसे पहले कर लें, जहाँ पे ओके हो यानी ज़ीरो के इज़ ओके, यानी जो बराबर होता था -273 डिग्री सी, टू बी मोर प्रिसाइज 273.15 या 16 भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है डिग्री सी, जहाँ पे वो टेम्परेचर एक्सिस को नेगेटिव साइड पर कट करता है ग्राफ, दैट इज़ थ्योरेटिकल ज़ीरो। इसको यूँ भी कहते हैं कि गैस वैनिशेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन सारे सीज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन सीज यानी मॉलिक्यूल हरकत करना ही बंद कर देंगे तो गैस मर गई तो यानी टेम्परेचर एब्सोल्यूट हो गया, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 0K को एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं कि वॉल्यूम इज़ एब्सोल्यूटली ज़ीरो। रियल गैसेस आइडियल हो जाती हैं। अच्छा, इसका लेक्चर भी दिया था मैंने कि रियल गैसेस का आइडियल गैस से डेविएशन यानी आइडियल गैस जैसा बिहेवियर हो जाए, रीचेस दिखा मैं ना, यानी मैं हूँ रियल लेकिन आइडियल जैसा करने लग जाऊँ, ये उस वक्त होगा जब गैस के मॉलिक्यूल जो है दूर होंगे। ये बात समझना आसान है, जब गैस के मॉलिक्यूल खुले होते हैं ना दूर तो ये आइडियल बिहेवियर है, सही है, और गैस के मॉलिक्यूल अगर करीब आ जाए तो ये रियल बिहेवियर है। आसानी से बात समझ में आ गई। अब आपको लगाना है सिर्फ बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ वाला जो अभी मैंने PV NRT किया था। अब गौर से देखें, हाई टेम्परेचर हाई कर दूंगा दूर हो जाएंगे, सही, आइडियल पे जा रहे हैं, और लो प्रेशर कर दूंगा, ऊपर से हाथ हटा दूँ, पिस्टन हटा दूँ, ढक्कन हटा दूँ, प्रेशर कम, तो ये। लेकिन अब इसी में उल्टा कर देता कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम, तो इसका उल्टा ढूंढे जिसमें टेम्परेचर लो हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा तो करीब आ जाएंगे मॉलिक्यूल, और प्रेशर हाई हो जाएगा तो दब जाएगी गैस। तो इसका उल्टा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आइडियलिटी से डेविएशन, इनहिराफ, दूर होना। देख रहे हैं मैं एक में दो 3 आपको बातें बता रहा हूँ कि बेस्ट माशाल्लाह आपके पास नॉलेज पहुँच जाए। सर जब बात कोशिश कर रहे हैं आप भी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, जिसने KMT पढ़ा हुआ है वो फटाफट बता सकता है। चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक था, इसकी भी मैंने जो लेक्चर दिया हुआ है, आप वहाँ से मज़ीद तसल्ली कर सकते हैं। लार्ज स्पेसेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये देखें भाई दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो वो चलते रहते हैं, मुसलसल मोशन में होते हैं, ये भी सही बात है। कोलिजन इलास्टिक होता है परफेक्टली, तभी तो नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम होता है। तो रह देकर यही बच रहा है आखिरी कि मोलर मास टेम्परेचर से थोड़ी ताल्लुक़ रखता है। भाई मैं हाइड्रोजन गैस हूँ, मैं गर्म हूँ या ठंडा हूँ, मैं हाइड्रोजन का मास ही रहूँगा। मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस हूँ, मैं हीलियम गैस हूँ, गर्म ठंडे से मेरा मोलर मास थोड़ी बदलेगा, वो तो कांस्टेंट चीज़ है। वेरी गुड हो गया। केल्विन टेम्परेचर अगर डबल कर दें, यानी टेम्परेचर को डबल कर दें और प्रेशर को रिड्यूस करके कितना कर दें भाई, हाफ, प्रेशर को हाफ करने कह रहा है, प्रेशर को हाफ करने कह रहा है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करने कह रहा है, सही है। तो इतना आसान सा हो गया तो सवाल नहीं समझे।
भाई ना दोबारा से पी वी इज टू एन आर डी, यानी पी एक जगह कर दें भाई वी टी अपॉन पी। टेम्परेचर को डबल किया तो ये डबल हो गया, सही है। प्रेशर को 1/2 किया तो ये हो गया 2 × 2, 4 टाइम्स हो गया। ढूंढें 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल का, 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल, 4 टाइम्स का ऑप्शन आ गया। 4 टाइम्स या क्वाड्रुपल भी कहेंगे इसी 4 टाइम्स को, 4 टाइम्स बोल लें या क्वाड्रुपल बोल लें बराबर। अब काइंडली इसको याद नहीं कीजिएगा, जैसे वो कहता टेम्परेचर हाफ कर दो, प्रेशर डबल कर दो, नहीं समझे? प्रेशर को हाफ करने कह दिया तो प्रेशर को डबल करने कह दिया और टेम्परेचर को हाफ, तब ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ये। यानी इस बात को बस पकड़ें कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के इन्वर्सली। उसके बाद जो है सॉल्व करके देख करेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो कभी रिमेन सेम आ जाएगा, यानी कट कट के 1 आ गया, यानी प्रेशर को मैं डबल कर दूँ, सही है, टेम्परेचर को हाफ कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी सॉल्व करके देखिएगा कि क्या मंजरनामा बन रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर को डबल किया, टेम्परेचर को हाफ किया, तो इसलिए 1/4 हो गया। मुख्तसर यही है कि पी वी इज टू एन आर डी से पहुँचेगा। क्वाड्रुपल इसका हो गया आंसर, यानी 4 गुना, 4 टाइम्स। आखिरी 2 MCQ रह गई हैं गालिबन जनाब, और उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। ये तो रिवीजन वाली है, दोनों जल्दी से करके छुट्टी कर लें या ऐसे ही कर लें। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो है याद होगा STP करके मैंने बताया था चैप्टर 1 के वक्त में 22.4। ये तो उस वक्त होता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर यानी 273 केल्विन पर हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, जिसको 760 टॉर या मिलीमीटर भी कभी बोल दे तो आप कहिएगा कि सेम बात है, या इसी को कभी 76 सेंटीमीटर बोल दे तो आप कहें सेम बात है। तो ऑप्शन ढूंढे भाई 0K या 0C, 0K नहीं भाई 0C ये होगा, समझे बारीकी, क्योंकि केल्विन तो बनाएंगे तो 273 हो जाएगा, समझे बात। ये चीज़ कह रहे हैं अगर कंडीशन सिमिलर हो तो मीथेन गैस CH4 मीथेन को कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। कह रहे हैं अगर ये दोनों एक ही जैसे कमरे में, एक ही जैसे बर्तन में या एक ही जैसी कंडीशन पे हैं तो बताएं कि मीथेन का क्या ताल्लुक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड से रेट ऑफ डिफ्यूजन में। ये अभी मैंने जो सिखाई थी MCQ उसी पे जल्दी से करें। R1 R2 भारी कौन सी है भाई इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऊपर रखें यानी M2 की जगह पे, और नीचे हल्की वाली गैस का रखें यानी CH4 M1 की जगह पे। तो जल्दी से फारिग कर दें भाई। 64 ऊपर आया, 16 नीचे आया। ये शायद मैंने अभी कराया था, ये वाली एग्जाम भी नहीं कराई थी, वो आ ही गया। ये तो 4 आ गया, 4/1 तो 2 टाइम्स ढूंढे भाई, 2 टाइम्स ये। तो अब उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और तंदुरुस्ती रही तो आपसे बहुत जल्द एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।